अस्सलाम एवरीवन। ओके गाइस, तो हम बात करते हैं कि आई के ओस्पी में हमें कौन सी मेडिसिन या कौन सी ड्रग्स हैं जो आती होती हैं। एक तो आपके पास 3-4 तरीकों से आती हैं। कोई ड्रग मतलब वो ड्रॉप्स उनने रखे हुए होते हैं और वो पूछते हैं कि कौन सा इसकी इंडिकेशन क्या है और मतलब किस जगह इसको इस्तेमाल किया जाता है, इस किस्म की भी बात। या फिर वो आपसे पिक्चर दे देते हैं किसी ड्रग की और पूछ लेते हैं कि वही वाली बातें नहीं पूछ रहे कि क्यों है, क्या ग्रुप क्या है इसका, इसके ग्रुप के मजीद ड्रग्स के नाम लिख दें या फिर इसकी इंडिकेशन क्या है, किस सर्जरी में किस जगह इसको इस्तेमाल करते हैं। और फिर कुछ आपकी जो वाइवा के क्वेश्चंस में कुछ ड्रग्स हैं जो आपसे पूछते हैं, तो उनकी बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, मैं इस वीडियो में आपको सारी की सारी ड्रग्स जितनी आपको ओवरऑल ऑस्पी के लिए इस्तेमाल होती हैं वो सारी कवर हो जाएंगे, मैक्सिमम वाइवा की भी आ जाएंगी। वाइवा में पता नहीं होता ना कि बंदा क्या पूछ रहा है, लेकिन होपफुली इसके बाहर बहुत कम चांसेस होते हैं कुछ भी पूछेंगे। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो ड्रग्स होती हैं आपको पता है कि आई में ना 2-4 चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आई की बात स्टीरॉइड्स के बगैर ख़त्म और शुरू हो ही नहीं सकती। एक बात अपने ध्यान में रखना, नॉर्मल हालात में हम ये कहते हैं कि स्टीरॉइड हम आखिर में सबसे देते हैं जब हमें पता होता है कि अब कोई और हमारे पास चांस नहीं बचा। लेकिन जो आंख की कहानी है ना, वो एंटीबायोटिक और स्टीरॉइड्स इसके मेन स्टे होते हैं। ठीक है, ये बात अपने जहन में रखनी है। मतलब स्टीरॉइड को हम आंख के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी और हर दूसरे बंदे को देता हुआ देखते हैं, क्योंकि ये इसकी इंडिकेशन होती है। ठीक है, कि आपने देनी होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक्सपोज्ड स्ट्रक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है हमारी आंख का, हमारी बॉडी का, जिसको हमने प्रोटेक्ट करना है, तो वी हैव टू गिव। ठीक है, अब आपके पास मैं भी आपको इस वीडियो के एंड में ना पिक्चर्स भी दिखाऊंगी जो ड्रॉप्स की आती होती हैं, उनको जो तस्वीरें हैं। अच्छा, मतलब जो ड्रॉप्स आपके पास रखे हुए होंगे। एंटीबायोटिक्स के 4-5 ग्रुप्स हैं जो हमारे पास आई में बहुत ज्यादा आते हैं। उसमें वी हैव एक तो क्विनोलोन्स का ग्रुप है जिसमें सारे लीवोफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, जो ऑक्सासिन वाला ग्रुप होता है क्विनोलोन्स का, एक ये है। एक आपका अमाइनोग्लाइकोसाइड्स का ग्रुप है, ठीक है, जिसमें आपका वो जेंटामिसिन और इस किस्म की चीजें आती हैं, टोब्रामाइसिन वगैरह। फिर आपका क्लोरामफेनिकोल है, फिर आपका टेट्रासाइक्लिन्स है, एंड देन पोलिमिक्सिन बी। मैंने जो यहाँ पर लिखे हैं वो वाले हैं जो आपके सिर्फ आते हैं। ये 5 ग्रुप्स जो मैंने बोले हैं ना, ये वो ग्रुप्स हैं जो आप आई में ओवरऑल रिकमेंड करते हैं, मतलब मैक्सिमम टाइम्स में कोई बहुत खास इंडिकेशन हो। पुराने जमाने में क्लोरामफेनिकोल बहुत देते थे, अब अच्छी ड्रग्स आ गए, अब उसको छोड़ दिए। ठीक है, इसी तरह अमाइनोग्लाइकोसाइड्स में टोब्रामाइसिन, जेंटामिसिन पहले देते होते थे, लेकिन क्योंकि उनके साइड इफेक्ट ज्यादा हैं, अब उनसे बेहतर ड्रग्स हैं, अब वो नहीं देते। अमाइनोग्लाइकोसाइड भी मैंने यहाँ नहीं लिखा। जो आपकी सबसे ज्यादा रिकमेंडेड आई है ना, जो आपकी आई के एंटीबायोटिक्स है, वो जेटिफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन। बहुत ज्यादा मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीगेट के नाम से आपको बहुत कॉमनली मिलते हुए ड्रग्स मिलेंगे। ये सबसे कॉमनली आई में होती है। आपका वाइवा का भी क्वेश्चन है कि आई में बहुत ज्यादा कॉमन कौन सी एंटीबायोटिक्स है, तो क्विनोलोन ग्रुप्स आपका आई में बहुत ज्यादा कॉमन है और ड्रॉप्स की फॉर्म में देते होते हैं। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन ऑइंटमेंट्स अक्सर आप देते हैं। टेट्रासाइक्लिन ना आपका सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि आपका वो करता है लाइक नॉट एन एंटीबायोटिक, सिर्फ और सिर्फ ये आपका एंटी एक तरह का ना, आप समझ लें कि वो जब कहते हैं ना कि सुपरफिशियल मेम्ब्रेन्स ना बन जाए, उसको भी प्रिवेंट करता है। तो ये टेट्रासाइक्लिन इसलिए इंपॉर्टेंट है, मतलब ये ऑइंटमेंट इसकी ज्यादातर हम देते हैं। एंड पोलीमिक्सिन बी भी आपका ऑइंटमेंट के लिए है। जो आपकी जो पोलीफेक्स है ना, उसमें पोलीमिक्सिन बी आपका एक बड़ा मेजर कंपोनेंट होता है। ये याद रखना, आपने वाइवा का क्वेश्चन है कि पोलीफेक्स में क्या होता है, कि पोलीफेक्स बहुत कॉमनली इस्तेमाल होने वाली चीज है। ठीक है, ये याद रखना आपने। तो आई की मेन स्ट्रीम में जेटी और मॉक्सी को कभी भी नहीं भूलना, और ये आपके क्विनोलोन की ग्रुप में से मैं तस्वीरें सबके एंड में दिखा दूंगी आपको। ठीक है, स्टीरॉइड्स आ गए। स्टीरॉइड्स आपने अपने पूरी जितना भी पढ़ा होगा आपने देखा होगा हर जगह आप स्टीरॉइड लेते हैं, और आपके 5 स्टीरॉइड्स हैं जिनका अक्सर आप नाम ले रहे होते हैं, जिसमें है आपका प्रेडनिसोलोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन है, डेक्सामेथासोन, फ्लोरोमेथालोन, एंड देन आपका है एक और वो जो आपका था, अपना नाम जहन से निकल गया, ट्राइमसिनोलोन। ठीक है, ये आपके 5 हैं जो आपके स्टीरॉइड्स अक्सर आप दे रहे हैं। सारे पूरे के पूरे आपकी आई में आप इन्हीं 5 को रिवॉल्व कर रहे थे। ठीक है, फ्लोरोमेथालोन है, डेक्सामेथासोन, प्रेडनिसोलोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन है, और आखिरी है आपका ये वाला ट्राइमसिनोलोन। ये सारे के सारे आपने किस किस रूट से दे सकते हैं। आप टॉपिकल भी देते हैं, आप इंट्राविट्रियल भी देते हैं, आप पेरीऑक्यूलर भी देते हैं, और आप सिस्टेमिक स्टीरॉइड्स की फॉर्म में भी देते हैं। तो ये बात है आपने याद रखनी कि आप स्टीरॉइड को हर तरह से आंख के लिए रिकमेंड करते हैं, जैसी इंडिकेशन होती है। आपके अक्सर औकात जो आता होता है वो इनमें से फ्लोरो, डेक्सा, प्रेडनिसोलोन में से कोई एक आ जाता है, और उस पर लिखा वही होता है, जाहिर सी बात है। तो आपने वो बताना होता है। स्टीरॉइड की इंडिकेशन आपसे इससे डायरेक्टली नहीं पूछते, क्योंकि स्टीरॉइड बहुत ही वाइड ब्रॉड कैटेगरी में इस्तेमाल होता है, उससे रिलेटेड कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं पूछते होंगे, वो हम क्वेश्चंस करेंगे तब हम देख लेंगे। लेकिन आपने ध्यान में रखना है कि 5 आपके स्टीरॉइड के नाम है, इन नामों को याद रखने से, जैसे कि आपसे पूछ लेते होते हैं कि ये स्टीरॉइड है, तो मजीद स्टीरॉइड जो आंखों में रिकमेंड किए जाते हैं उनके नाम लिखे, तो ये 5 है। इनमें से ट्राइमसिनोलोन है ना, वो टॉपिकल नहीं दिया जाता। ये बात आपसे अक्सर औकात पूछते हैं। ठीक है, ट्राइएमसिनोलोन इज नॉट टॉपिकल, ट्राइएमसिनोलोन बाकी आपके टॉपिकल में भी आते हैं। एक बात याद रखनी, एंटीबायोटिक्स वैसे तो हम जब भी देंगे तो डोजेस डिफरेंट होंगी, मतलब ओरल टॉपिकल देंगे तो ड्रॉप्स की फॉर्म में होगी, ओरल देते हैं एंटीबायोटिक्स तो हम कहते हैं कि 2 to 4 टाइम्स या 6 आवरली वटेवर। इंट्राविट्रियल की डोज कभी भी 0.2 से 0.4 से ज्यादा नहीं होती। ठीक है, 0.2 to 0.4 आपकी होती है हमेशा इंट्राविट्रियल, जो आपने विट्रस ह्यूमर में देनी है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है।
एंटीवायरल्स में से आपकी जो ड्रग आती है वो एसाइक्लोवीर आती है, इसके अलावा कभी कोई ड्रग नहीं आती। वैसे तो आपके पास एसाइक्लोवीर, फैमसाइक्लोवीर, गैनसाइक्लोवीर, वेलासाइक्लोवीर है, एडेनिन एराबिनोसाइड है, ट्राइफ्लोरो थाइमेटीन है, ये सारी, और वो है आपकी आइडोक्सियूरिडीन। नाम आपको एटलीस्ट आने चाहिए, क्योंकि आप इसमें पूछ सकते हैं कि अगर वो एसाइक्लोवीर की ड्रग दे दे तो आपसे कहेंगे कि एसाइक्लोवीर किस में देते हैं, हर्पीस सिम्प्लेक्स, हर्पीस ज़ूस्टर में हम सब ज्यादा देते हैं आंख में, क्योंकि ज्यादा वही कॉमन होते हैं। तो मजीद आप कहाँ मतलब इसके ग्रुप के मजीद ड्रग्स के नाम लिखे, तो आपको कुछ नाम तो आने चाहिए ना। तो आपको ये नाम जो मैंने बोले हैं सारे आपने हर्पीस सिम्प्लेक्स, हर्पीस ज़ूस्टर में याद किए भी होंगे, आपको जहन में होने चाहिए, ठीक है। लेकिन तस्वीर के हिसाब से या फिर अगर कुछ भी और याद नहीं रहता तो एसाइक्लोवीर तो नहीं भूलनी, जो मर्जी कर ले साइक्लोवीर नहीं भूलनी। एंटीवायरल अगर कोई है तो वो ये साइक्लोवीर है, ठीक है, ओके। एंटी फंगल भी इसी तरह ग्रुप में बहुत सारी है, लेकिन जो आती है हमेशा वो नेटामाइसिन आती है। बहुत कम फ्लूकोनाजोल दे सकते हैं, फ्लूकोनाजोल बेसिकली ओरल ज्यादा होती है, टॉपिकल में आपकी नेटामाइसिन होती है। जो आपके पास आती है मैक्सिमम वो नेटामाइसिन आती है एंटीफंगल, लेकिन आपको कुछ नाम लाजमी आने चाहिए। वही बात है कि अगर आपसे पूछते फ्लूकोनाजोल, कीटोकोनाजोल, वोरिकोनाजोल, ये सारे के सारे आपने पढ़े हुए हैं, एम्फोटेरिसिन बी है एंड वगैरह वगैरह, तो इस वजह से आपके जहन में कुछ लाजमी हो, लेकिन नेटामाइसिन को मतलब जो नहीं भूलना ना वो तो पक्का पक्का रखना है, बाकी होने चाहिए। एनेस्थेटिक्स, एनेस्थेटिक में टॉपिकल भी होते हैं, आपने पढ़ा है पेरियोकुलर इंजेक्शंस में देते हैं, रेट्रोबल्बर इंजेक्शंस में देते हैं, आप जनरल एनेस्थीसिया भी दे सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास आता है ना एनेस्थेटिक, हमेशा वो आपका ये एल्केन का नाम होता है, उसका ब्रांड का नाम, और प्रोपेराकेन वो होता है, ये आपका लोकल एनेस्थेटिक जो टॉपिकल आपने देना होता है वो है। इसका तो बेतहाशा 90% तो आपका एल्केन आया हुआ होता है, और उससे आपसे पूछते हैं कि ये क्या चीज़ है, ये मतलब कौन सा ग्रुप है इसका, लोकल एनेस्थेटिक है, टॉपिकल, और इसकी क्या इंडिकेशन है, किसी भी टॉपिकल या फिर छोटी मोटी सर्जरी के लिए 3-4 आपने चीज़ें लिख देनी होती है, मतलब जो उससे रिलेटेड हो, ठीक है। तो ये आपका एनेस्थेटिक सबसे ज़्यादा ये आते हैं। इसके अलावा लिग्नोकेन है, ब्यूपीवेकेन है, ये दो आप नाम एक दो नाम एक्स्ट्रा इसलिए याद रख लें क्योंकि वो आपसे कभी कभार ना पूछ लेते हैं कि और ड्रग्स के नाम बताएं, तो इसलिए आने चाहिए, ठीक है। ब्यूपीवेकेन तो आपको आने चाहिए, ये हो गया। एंटीमेटाबोलाइट्स आप कभी भी आंख में बहुत कम ऐसा होता है, एंटीमेटाबोलाइट्स की तस्वीर कभी भी नहीं आती, मतलब मुझे नहीं याद कि एंटीमेटाबोलाइट्स की कभी तस्वीर आई हो। अब कभी कभार आपसे पूछ लेते हैं कि कौन से एंटीमेटाबोलाइट्स हैं, जो हम रिकमेंड करते हैं कि हम बहुत ही एंड स्टेज पे एंटीमेटाबोलाइट्स देंगे, जिसमें आपको पता है कि साइक्लोस्पोरिन है, मेथोट्रेक्सेट है, एजाथाइप्रीन का, इस किस्म की जो चीज़ें जो एंटीमेटाबोलाइट्स में आती हैं, तो ये चीज़ें हम बहुत एंड में देते हैं, इस वजह से इनकी कभी तस्वीर नहीं है, लेकिन आपके जहन में थोड़ा सा हो गया क्या चीज़ है। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो अभी तक जो मैंने ऊपर बताए हैं ना वो ज़्यादा है, ठीक है। एंटी ग्लोकोमा ड्रग्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर आई, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, सबकी तस्वीरें, सबके नाम, सारे ग्रुप्स के नाम, ग्रुप्स के अंदर ड्रग्स के नाम, ड्रग्स के अंदर दिन में कितनी दफा देनी है, ये बात भी सब कुछ आना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला आपका जो रिकमेंडेड ग्रुप प्रोस्टाग्लैंडिन, एंटिमोलोल, बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है। अच्छा, प्रोस्टाग्लैंडिन वैसे तो आपकी बुक में लिखा हुआ है कि फर्स्ट लाइन ड्रग प्रोस्टाग्लैंडिन होते हैं आपके, जो लिटानोप्रोस्ट, ट्रेवोप्रोस्ट, बिमेटोप्रोस्ट है, सारे के सारे। लेकिन आपने याद रखना है कि जो हमें क्लिनिकली देखा गया है वो यही होता है कि आप बीटा ब्लॉकर्स से स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, देन आप उसमें ऐड करते जाते हैं, और ज्यादातर कॉम्बिनेशन ड्रग्स में ही देते हैं जो ग्लोकोमा के पेशेंट्स को। अगर आपसे वाइवा में पूछते हैं ना तो आपने पहले बीटा ब्लॉकर को कहना है, ठीक है, इस वजह से। लेकिन अब वही बात है कि कुछ एग्जामिनर्स पे वेरी करते हैं, लेकिन ज्यादातर क्लिनिकल प्रैक्टिस में ना बीटा ब्लॉकर से स्टार्ट करते हैं। लेकिन बीटा ब्लॉकर्स की कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस है, आप कभी भी एस्थमेटिक को या फिर रेस्पिरेटरी डिजीज की जिनको इस किस्म के मसले होते हैं, कोई एस्थमा टाइप प्रॉब्लम है, ब्रोंकोस्पैज्म जैसे मसले हैं, उनको आप बीटा ब्लॉकर्स नहीं देते, ये इसकी बहुत एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है, तो इसलिए आपने याद रखनी है बात, ये आपसे वाइवा में पूछते होते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहला हमारा क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स का ग्रुप है, इसकी कम से कम 3 ड्रग्स के नाम आना चाहिए, लिटानोप्रोस्ट, बिमेट्रोप्रोस्ट एंड ट्रेवोप्रोस्ट, कोई भी 3 के नाम याद रखने। लिटानोप्रोस्ट सबसे ज्यादा करते हैं, एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स हम हमेशा वंस डेली, एक दफा दिन में इस्तेमाल होते हैं, ये ड्रॉप्स इससे ज्यादा नहीं करते होते, ठीक है। फिर आपका आता है बीटा ब्लॉकर्स का ग्रुप, इसमें भी 3 ड्रग्स के तो आपको लाजमी नाम आना चाहिए। बीटा ब्लॉकर्स आपको पता है टिमोलोल है, कार्टियोलोल है, लेबिटेलोल है, मतलब आपको जो पसंद है 3-4 नाम याद कर ले, फार्मा से आते ही होंगे, ये हमेशा आप ट्वाइस डेली देंगे, और एस्थमेटिक्स में नहीं देने। फिर आपका आता है तीसरा ग्रुप जो इंपॉर्टेंट वाला ना, वो एप्राक्लोनिडीन, ब्राइमोनिडीन, ये आपका अल्फा 2 जो एगोनिस्ट वाला ग्रुप है, ये आपके तीसरे नंबर पे होना चाहिए हमेशा, ठीक है। इसमें ये भी आपका ट्वाइस डेली देना होता है, और ये आपका, हाँ, सबके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी पता होना चाहिए कि प्रोस्टाग्लैंडिन यूवियोस्क्लेरल रूट से आउटफ्लो ऑफ द एक्वस ह्यूमर को इंक्रीज करता है, बीटा ब्लॉकर्स सिक्रीशन को डिक्रीज करते हैं, जो अल्फा एगोनिस्ट है उनका डुअल एक्शन है, वो आपसे पूछ लेते हैं वाइवा में कि डुअल एक्शन कौन सी एंटी ग्लोकोमा ड्रग है, तो अल्फा एगोनिस्ट का होता है, ये आपकी सिक्रीशन को भी डिक्रीज करते हैं एक्वस ह्यूमर की, और आउटफ्लो को भी इंक्रीज करते हैं, इनका डुअल एक्शन होता है, इसलिए बहुत अच्छे हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ बीटा ब्लॉकर अल्फा एगोनिस्ट बहुत अच्छा चलता है, बीटा ब्लॉकर और प्रोस्टाग्लैंडिन का कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा चलता है, ठीक है। अच्छा, फिर आपके पास चौथे नंबर पे आ गया आपके कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स, एसिटाजोलामाइड, डोरजोलामाइड,
ब्रेंजोलामाइड, 3 ड्रग्स लाजमी आपने याद रखनी है, ठीक है। ये आपके कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स हैं, भी सिक्रीशन को डिक्रीज करते हैं। फिर आपका आ जाता है पाइलोकार्पीन। पाइलोकार्पीन वगैरह जो आपके ड्रग्स होते हैं ये हैं आपके मायोटिक्स। कभी कभार ये भी आपसे पूछते थे, लेकिन क्योंकि जो आपके शुरू के ग्रुप्स हैं ना ये पहले 4 ये तो बहुत जरूरी है। और ये ट्वाइस डेली था। एसिटाजोलामाइड जो ये वाला कार्बोनिक एनहाइड्रेज है ये ट्वाइस 2 to 3 टाइम्स डेली होता है। ये बातें कम से कम आपको लाजमी जो मैंने बताएंगे, नहीं मैंने बहुत सब मेजर वाली बातें बताई, ये लाजमी याद रखनी है, ठीक है। एंटीग्लूकोमा बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं आपके मिड्रिएटिक्स और मायोटिक्स, 2 ही और ग्रुप्स हैं। जो मिड्रिएटिक्स हैं यानी कि जो आपके डायलेटर्स हैं, इनकी आपसे पूछते होते हैं कि ये कौन से, मतलब इनके 5 के नाम विद 5 की ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, क्योंकि ये आता है क्वेश्चन, ठीक है। 5 नाम है इसमें, एट्रोपिन, होमेट्रोपिन, प्रोपिकामाइड, फिनाइलेफ्रिन, साइक्लोपेंटोलेट। आपने शायद अपने उसमें मतलब मुझे तो अपनी फार्मा की वजह से याद थे, मुझे कोई मसला नहीं था, होपफुली आप लोगों को भी होंगे, नहीं तो 2 दफा पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे। अब इसमें से बच्चों से पूछते हैं, अक्सर औकात बच्चों ने एट्रोपिन का ही नाम याद रखा होता है। वो एट्रोपिन कहते थे कि सबसे कॉमनली मिडिएटिक कौन सा इस्तेमाल होता है, एट्रोपिन, क्योंकि एट्रोपिन को हमने पढ़ा ज्यादा है। नेवर एवर, एट्रोपिन आपका सिर्फ मिड्रिएटिक नहीं है बल्कि ये आपका साइक्लोप्लीजिक भी है। ये बात आपने याद रखनी है, वाइवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एट्रोपिन आपका मिड्रिएसिस यानी प्यूपिल की डायलेशन के साथ साथ साइक्लोप्लीजिया करते हैं, यानी जो आपके सिलरी मसल है उनका स्पैज्म करता है। अब एक बंदा मेरे पास आया है, मैंने सिर्फ उसकी स्लिट लैंप एग्जामिनेशन करनी है। स्लिट लैंप एग्जामिनेशन में मैंने उसका फंडस देखना है, रेटिना देखना है। अब मैंने अगर रेटिना देखना है तो जाहिर है मैं उसके प्यूपिल को मुझे डायलेट करना पड़ेगा कोई डायलेटर को डाल के। अब ऐसे बंदे को जिस बेचारे की मैंने सिर्फ स्लिट लैंप एग्जामिनेशन करनी है, उसको मैं एट्रोपिन दे के पागल हूँ कि एक तो मैं उसकी सिलरी बॉडी को स्पैज्म में ले आऊँ, उसकी वजह से उसका, और फिर 2 हफ्ते तक आप देखें सबसे लंबा जो एक्शन ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो एट्रोपिन का है। इसकी ड्यूरेशन सबके लिखी हुई है, ये 8 से 10 घंटे का है, ये 2 दिन का है, ये 4 घंटे, ये 24 घंटे, ये 2 हफ्ते तक रहता है किसी हद तक। तो मैं उस बंदे को 2 हफ्ते के लिए अंधा क्यों कर दूं? ज़ाहिर है जब आप डायलेटेड रहेगा आपका प्यूपिल और ज़्यादा टाइम तक रहेगा तो आपको नज़र सही नहीं आएगा। प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं तो आप फोकस करते हैं चीज़ों पर। तो एक तो ये साइक्लोप्लीजिक भी है, दूसरा इसका एक्शन बहुत लंबा है, तो कभी भी नॉर्मल डायलेटर पे एट्रोपिन नहीं देते। एट्रोपिन की इंडिकेशन तब होती है जब हमें साइक्लोप्लीजिक साथ चाहिए। जैसे आपका यही बात है ग्लूकोमा की, जब आपने ट्रीटमेंट देनी होती है, आपने कॉर्नियल अल्सर्स की ट्रीटमेंट देनी होती है, आपने यूवियाटिस की ट्रीटमेंट देनी होती है, तब हम चाहते हैं कि सिलिरी मसल जो है उसका जो रेस्ट मिले उसको, मतलब उसका जो स्पैज्म है वो दूर हो। ये सिलिरी मसल को रिलैक्स करते हैं बेसिकली, स्पैज्म को, मतलब ये सिलिरी मसल को एक तरह से ना एक पैरालाइज कर देता है, आप समझ लें, स्पैज्म को तोड़ता है। मैं पहले बोलते हैं स्पैज्म करता है, आई मीन टू से कि वो उसके स्पैज्म ना मतलब उसको रिलैक्स कर देता है। तो हमें जहां जहां पर उसका एक्शन चाहिए होता है, जहां पर आंख में बहुत दर्द होता है क्योंकि सिलिरी मसल स्पैज्म में गए होते हैं, वहां पर हम एट्रोपिन इस्तेमाल करते हैं। हम नॉर्मल डायलेटर में एट्रोपिन नहीं देते, रिमेंबर, ठीक है। इसका एक तो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बहुत ज्यादा है, यही चीज सबसे बड़ी गलत बात होती है। नॉर्मली डायलेटर में क्या देते हैं, नॉर्मल जो सबसे कॉमनली इस्तेमाल होता है वो फिनाइलेफ्रिन और ट्रोपिकामाइड है, क्योंकि इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सबसे छोटे हैं। ट्रोपिकामाइड बहुत ज्यादा होता है, जो हमारी सेटिंग्स है यहाँ पर सबसे ज्यादा ट्रोपिकामाइड दिया जाता है, 8 से 10 घंटे इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, या फिनाइलेफ्रिन देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ मिडिएटिक्स हैं, डायलेट करते हैं। पीपल स्लिट लैंप एग्जामिनेशन हर दूसरे बंदे की करनी होती है, उसमें यही 2 और सबसे ज्यादा ट्रोपिकामाइड, ठीक है। उसके बाद फिर आते हैं साइक्लोपेंटोलेट या होमेट्रोपिन, जिनका 24 आवर्स एंड 2 डेज है। ये कम ही इस्तेमाल होते हैं, ज्यादातर सबसे ज्यादा यही है, ये बात लाजमी याद रखनी है, ठीक है। देन हमारे पास आखिरी आ गया मायोटिक। मायोटिक में पाइलोकार्पीन ही है हमारे पास, और कोई ड्रग नहीं होती। याद रखना जो रेड कैप होती है वो मिड्रिएटिक्स की होती है, जो आपके पास ड्रग की शक्ल आती है, और जो ग्रीन कैप है वो मायोटिक्स की होती है। पिक्चर्स अगले पार्ट में दिखाती हूँ, अभी तक कोई मसला हुई कि नाज़मीन, थैंक यू।